लो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और फिजिक्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप सभी प्यारे छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। और आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं फिजिक्स के वायरल क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस मैं आज के दिन आपको कराऊंगा जो बोर्ड 2026 के पेपर में छप चुके हैं, छपने वाले नहीं है, बिल्कुल छप चुके हैं पेपर। और इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ये पिछले 10 से 12 सालों के पिछले सालों के पेपर्स को देखकर बनाए गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अगर टॉपर बनना है मेरे साथ, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए है, तो मोटिवेशन के लिए आप अपनी स्क्रीन को देखो और आपको एक रियल मोटिवेशन दिखाई दे रहा होगा। मेरी फोटो दिखाई दे रही होगी, हमारे जिला अधिकारी डीएम की फोटो दिखाई दे रही होगी, मेरे पेरेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस जगह आप अपने आप को मानो और मोटिवेशन लो कि जब आप टॉपर बनोगे तो आपको माला डाले जाएंगे, तो आपको टॉफी मिलेगी, मेडल्स मिलेंगे, शील्ड मिलेगी और आपको चेकें मिलेंगी। तब आप एक रियल आपका वही दिन आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का दिन है और इसी दिन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और वही दिन आपका सबसे बड़ा दिन है। और एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप यहां पर निकल चुके हैं, अगर आप तैयारी करने में जुट गए हैं। तो अगर आप मेरे से जुड़ गए हैं तो मंजिल दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। बस आंख बंद करके भरोसा करते रहो। बात यह है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है और आज हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में, यानी कि हम फिजिक्स के पार्ट 2 फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, हमारे बुक 2 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे बुक 2 के अंदर। और जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं 2007 में, 2009 में, 2012 में, 3 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उसके बाद भी क्वेश्चन आया है, लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ गई लिखने के लिए, तो क्वेश्चन वही लेके आया हूं जो 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं। पिछले बिल्कुल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आया हूं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है व इसके नियम क्या होते हैं, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आप बिल्कुल चाहो तो एक चित्र भी बना सकते हो इसमें कि क्या आपने 10th क्लास में भी, कक्षा 10वीं में भी यह कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो मतलब क्या होता है कि आपके घर में कोई शीशा आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई मिरर है, शीशा है, तो आप धूप में जाना और उसको इस तरीके से रखना, तो वहां से रिफ्लेक्शन लाइट आएगी और जहां पर आप चाहोगे इस तरीके से उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि मेरे पास एक चिकना पृष्ठ है, मेरे पास ये एक चिकना पृष्ठ है, तो एक प्रकाश किरण इस तरीके से आई तो इस तरीके से निकल जाएगी, अगर इस तरीके से आएगी तो इस तरीके से चली जाएगी। मतलब प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उस पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है इसके नियम भी लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यानी कि मेरे पास कोई तल ये है और ये एक चिकना पृष्ठ है और इसके नीचे मैंने पॉलिश कर दिया है, तो इसमें जो आपतित किरण होगी वो परावर्तित किरण इस तरीके से आएगी, तो ये मेरे पास आपतित किरण है और ये जो मेरे पास जा रही है मेरे पास परावर्तित किरण है, और बीच में जो बिंदु है ये मेरे पास अभिलंब है और ये मेरे पास अभिलंब है। और क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास जो अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। यानी कि मेरे पास जो आपतन कोण का मान होगा वो बराबर होगा परावर्तन कोण के मान के। यह हमारे परावर्तन के नियम का दूसरा नियम है। तो आपने दोनों चीजों को देखा होगा, कितने आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है व इसके नियम लिखिए। तो आप चित्र भी बना सकते हो और इस आंसर को भी लिख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं मेरे सभी छोटे भाइयों के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ हमारा दूसरा और तीसरे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए मैं डिस्कस करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश की विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है क्वेश्चन और 2026 में छपने लायक क्वेश्चन है कि क्या
क्या बोलता है क्वेश्चन की प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। अभी हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन ये है मेरे पास प्रकाश का विवर्तन। इसमें क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वह अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। कुछ आपके समझ में आया? नहीं आया तो अभी एक सेकंड में आपको समझ में आने वाला है। यानी कि मेरे पास एक ब्लेड है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ब्लेड है और ब्लेड के आसपास अगर आप देखो तो इस साइड किनारों पर बहुत तीक्ष्ण धार होती है जिससे हम कोई भी चीज को काटते हैं। तो ये जो हमारे ब्लेड के किनारे होते हैं, ब्लेड के किनारों पर अगर आप देखो तो यहां पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो ये अपने आप यहां से मुड़ जाती है। तो इसके किनारों पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो अपने आप मुड़ जाती है, फैल जाती है। इस घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को, इस तीक्ष्ण किनारे पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो ये होता है मेरे पास प्रकाश का विवर्तन। बिल्कुल साधारण शब्दों में यार, किसी तीक्ष्ण मतलब किसी नुकीले, किसी धारदार स्थान पर जब कोई प्रकाश किरण गिरती है तो वह फैल जाती है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। और सिंपल तरीके से आप समझो प्रकाश का विवर्तन होता है, यही होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, नोट डाउन कर लो, उनको स्क्रीनशॉट कर लो, आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं बुक 2 के, याद रखना। मैं आपको बुक 1 नहीं करा रहा हूं, बुक 2 करा रहा हूं, भौतिकी भाग 2 करा रहा हूं, भौतिकी भाग 2। ये बुक 2 भी होती है 35 नंबर की। तो अगर हमें 35 नंबर सिक्योर करने हैं, अगर हम फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप जितना मैं करा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक कर लो, आ जाएंगे नंबर बहुत अच्छे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। 2024 में क्वेश्चन आया है हमारे पास, 2024 में आया है क्वेश्चन कि तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं आपको परिभाषा देने से पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। आपके पास कोई तालाब है, अगर आपके पास कोई तालाब है, आपके पास कहीं पानी भरा हुआ है, तो पानी तालाब के पास अगर जाओ या नदी के पास जाओ तो आप एक पत्थर उठाओ, आप क्या करो, पत्थर उठाओ और पत्थर उठा के उस तालाब में फेंको। तो तालाब में जब आप पत्थर फेंकोगे तो उस तरफ एक लहर बनेगी, इस तरीके से एक लहर बनेगी। जहां पत्थर गिरेगा उसके आसपास एक लहर ऐसी उठेगी जो बाहर की तरफ जाएगी, और जो लहर उठ रही है, जो बाहर की तरफ जा रही है, उन लहरों को ही, वो लहर जो उठती है उस लहर को ही बोलते हैं तरंगाग्र। सिंपल तरीके से क्या होता है कि किसी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों को, किसी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों को स्पर्श करने वाले काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। मतलब जब आप पत्थर फेंकोगे ना तो जो तरंगे उठेंगी बाहर की तरफ, एक समान कला में तरंगे उठेंगी, उसके काल्पनिक पृष्ठ को बोलेंगे हम तरंगाग्र। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस को, मतलब दूसरा और तीसरे नंबर का क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये तो 2024 में ही क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन आ सकता है कि तरंगाग्र के प्रकार लिखिए। तो तरंगाग्र के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला तरंगाग्र होता है गोलीय तरंगाग्र, जब आप पत्थर फेंकोगे तो वो गोल गोल उठेगा, तो वो होगा गोलीय तरंगाग्र पहला। दूसरा हमारे पास होगा समतल तरंगाग्र। तो तरंगाग्र हमारे पास समतल प्रकार का भी हो सकता है, मतलब हमारे पास समतल तरंगाग्र होगा। उसके बाद हमारे पास होगा बेलनाकार तरंगाग्र। तरंगाग्र हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र होता है, समतल तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तो तीनों तरीके के तरंगाग्र को हमें तैयार रखना होगा। तो अब बढ़ते हैं मेरे सभी छोटे भाई बहनों के साथ में अपने चौथे और 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ चौथे और 5वें नंबर का क्वेश्चन। मैं फिजिक्स बुक 2 के बारे में बात कर रहा हूं और कंप्लीट बुक 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो इसमें हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, वह इसकी खोज किसने की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्वेश्चन आना तय होता है और बोर्ड के पिछले सालों अगर आप देखते हो तो वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि मैं बात करूं 2000 यहां पर 2000 यहां पर लिखा तो नहीं है कुछ, लेकिन 2007 में, 2009 में, 2011 में, 2015 में, और उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हो तो आपको सातों सेट में से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, वह इसकी खोज किसने की। तो आइए मैं इसको आपको बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की
तरंग प्रकाश किरण को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि मेरे पास कोई धातु है, मेरे पास मैं कुछ इसको मैं धातु मान लूं, सिर्फ प्लास्टिक है लेकिन मैं इसको धातु मान लूं, मेरे पास ये धातु है। अगर मेरे पास कोई धातु है तो उस धातु पर मैं कोई एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाल रहा हूं, मैं उसको धूप में रख रहा हूं और बहुत निश्चित आवृत्ति से ज्यादा तक का एक प्रकाश किरण डाल रहा हूं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये बहुत साधारण सी घटना होती है और बहुत एग्जाम में पूछी जाने वाली क्वेश्चन होती है। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। किसने की थी? मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, हेनरिक हर्ट्ज ने। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज, जिसको बोलते हैं हेनरिक हर्ट्ज। तो आप इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि आपको याद हो जाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करता हेनरिक हर्ट्ज जी, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि देहली तरंगदैर्घ्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2009 में आया, 2017 में, 2018 में, 2022 में। मैं सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो मैं आपको पहले कराया प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगर आप पिछले 5 सालों के पेपर्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और 26 में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली आस्क इन 2026। अब मैं बात करूं 5वां नंबर क्वेश्चन कि दहली तरंगदैर्घ्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, मतलब हमारे पास धूप आती है तो धूप क्या है? एक प्रकाश है। तो प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास कोई धातु है, मतलब मैंने मान लिया मेरे पास कोई धातु है और उस धातु में, जैसे मान लूं यहां पर मेरे पास एक धातु ये है, अब इस धातु पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, यानी कि मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब मैं किसी धातु पर प्रकाश डालता हूं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोले देहरी तरंगदैर्घ्य। अगर इससे कम तरंगदैर्घ्य होगी तो धातु से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। धातु से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब उसके पास जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है, देहली तरंगदैर्घ्य के बराबर पहुंच जाती है, तब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। यानी कि इसको मैं दोबारा समझाऊं तो प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अगर हमारे पास देहली तरंगदैर्घ्य है, मतलब मेरे पास कोई ये धातु है, अगर मैं इस पर देहली तरंगदैर्घ्य डाल रहा हूं तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मैं देहली तरंगदैर्घ्य से बिल्कुल थोड़ा भी कम अगर तरंगदैर्घ्य दे रहा हूं तो नहीं निकलेगा। उसको इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए देहली तरंगदैर्घ्य चाहिए होती है, याद रखना इस चीज को। तो आपने चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ सीखा होगा। अब मैं बात करूंगा आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ 6वें और 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ हमारा 6वें नंबर का और 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको बोर्ड पर। और ये बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। और 26 में टॉपर बनने के लिए यही क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो पिछले सालों में आए हैं। पिछले 10 सालों के जब आप पेपर्स को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं इन क्वेश्चंस को क्यों करा रहा हूं। यहां से न्यूमेरिकल आएगा, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए सूत्र भी तैयार करा दूंगा कि यही वो प्रश्न है जो आपको टॉपर बनाने के लिए काफी है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों की अवधारणा लिखिए। हमारे पास डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसका सूत्र लिखने को आता है, यहां से न्यूमेरिकल भी कभी कभी आता है। क्या होता है मेरे पास डी ब्रोगली के अनुसार? डी ब्रोगली कौन है? सबसे पहले हम जानेंगे डी ब्रोगली कौन है। तो डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या बताया था, जिन्होंने बताया था कि किरण, जो प्रकाश किरण होती है, जो हमारी प्रकाश किरण होती है, वो दो रूपों में होती है। पहली होती है कण रूप में और दूसरी होती है तरंग रूप में। तो प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। प्रकाश के अंदर 2 प्रकृति होती है, पहली होती है कण प्रकृति और दूसरी होती है तरंग प्रकृति। ये उन्होंने बताया था कि डी ब्रोगली के अनुसार जब द्रव्य कण का मतलब क्या होता है? द्रव्य कण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, द्रव्य कण का मतलब होता है फोटॉन्स। तो द्रव्य कण का मतलब आप सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन मानेंगे। जब द्रव्य कण गतिमान होते हैं या जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो वे एक तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात गतिमान द्रव्य तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई धातु है और उस धातु
के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हम यहां पर धातु की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। जो प्रकाश होता है, प्रकाश के अंदर क्या होता है, प्रकाश कण प्रकृति का होता है, और जो प्रकाश होता है वो तरंग प्रकृति का होता है। और जो हमारे पास गतिमान द्रव्य कण हैं, गतिमान द्रव्य कणों की तरंगों की तरंग दैर्ध्य को गतिमान तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और गतिमान तरंगों की तरंग को हम डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। सिंपल तरीके से याद रखना कि जब द्रव्य कण यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, गतिमान होते हैं तो वे एक तरंग के रूप में होते हैं। जब ये गतिमान होते हैं तो एक तरंग के फॉर्म में, इस तरीके से तरंग के फॉर्म में होते हैं, तो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात गतिमान तरंगों को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसमें जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालने को आती है वो ये होती है, आपको न्यूमेरिकल में क्या आएगा कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालो। कैसे निकालोगे, आपको दिया जाएगा लैम्डा, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य निकालनी होगी। आपके पास एच का मान क्या होगा, एच हमारे पास प्लांक नियतांक है। क्या है एच हमारे पास, मैं लिख देता हूं, एच हमारे पास क्या होता है, एच हमारे पास होता है प्लांक नियतांक। एच हमारे पास प्लांक नियतांक होता है, और ये एक हमारे पास नियत वैल्यू होती है, नियत वैल्यू याद रखना। और प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है, और प्लांक नियतांक का यूनिट क्या होती है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो प्लांक नियतांक का वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू हो मुझे आप कमेंट में बताओगे। उसके बाद हम बात करते हैं पी के बारे में। तो पी क्या होता है, पी होता है हमारे पास संवेग। पी हमारे पास क्या होता है, पी हमारे पास संवेग होता है, संवेग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम बी, जो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी बोल दो, तो लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब हमारे पास तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा मेरे पास होता है तरंग दैर्ध्य। मतलब तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है, लैम्डा से हमें क्वेश्चन आता है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी बराबर होता है एम इंटू बी। पी बराबर क्या होता है, एम इंटू बी। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, जो कण गतिमान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या फिर फोटोन, मेरे पास तो फोटोन का द्रव्यमान। वी का मतलब वेग, तो कितने वेग से वो जा रहा है। इस तरीके से जो वेव बनती है, वेव का मतलब होता है तरंग, तो ये मेरी क्या है, इस तरीके से तरंगें उठती हैं, तरंगें उठती हैं, तरंग। तो इस कण की जो तरंग होगी उसको बोलेंगे डी ब्रोगली तरंग। और कितने वेग से जा रही है इसको बोलेंगे इसकी वेलोसिटी। तो ये मेरे पास लैम्डा है, लैम्डा है मेरे पास, इसका मतलब है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ है। एच का मतलब मेरे पास प्लांक नियतांक है। एम का मतलब मेरे पास द्रव्यमान है, और वी का मतलब मेरे पास वेलोसिटी यानी कि वेग है। सिंपल तरीके से याद रखो, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। एग्जाम का टाइम जब आएगा ना, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करोगे। इसीलिए पहले ही बोल दे रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके काम आएंगे। आपको फिजिक्स में टॉपर बनाने के लिए काफी हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद देहली आवृत्ति व धातु के कार्यफलन में संबंध लिखिए। मेरे पास देहली आवृत्ति क्या होती है और धातु का कार्यफलन क्या होता है, इन दोनों के बीच में संबंध लिखने को आता है। 2 नंबर का या 1 नंबर का आता है, और यहां से न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा खासा बनता है। इसीलिए बोल रहा हूं भैया, स्मार्ट बोर्ड आ जाने दो। स्मार्ट बोर्ड आ गया ना, तो आपकी तैयारी को मैं इतने बेहतर तरीके से कराऊंगा। आपको एक दिन के अंदर 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, मॉडल पेपर्स करा दूंगा, क्वेश्चन पेपर्स करा दूंगा, गैस पेपर करा दूंगा, अपने नोट्स दे दूंगा भाई। सबसे बड़ी चीज, अपने टॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी जो ली है, 2026 में सैकड़ों टॉपर निकालने का मैं वादा करता हूं। बस आपको मुझ पे भरोसा करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं, तो आपको स्टेट टॉपर दिलाऊंगा। तो 90+ 90%, सोच रहे हो ना, 90% बच्चों का खेल लाना, 90% तो मैं आपको चुटकी में दिला दूंगा। बस चुटकी में आपको 90% दिला दूंगा। देहली आवृत्ति व धातु के कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो ये क्या होता है, W बराबर H इंटू न्यू नॉट होता है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर H इंटू न्यू नॉट होता है। जहां W क्या होता है, W कार्यफलन है। H क्या होता है, H प्लांक नियतांक है। और प्लांक नियतांक की वैल्यू मुझे कमेंट में आप लोग लिखोगे। उसके बाद न्यू नॉट क्या होता है, देहली आवृत्ति होता है। ये धातु की देहली आवृत्ति होती है। तो इस तरीके से W बराबर H इंटू न्यू नॉट, मेरे पास आप देहली आवृत्ति और धातु के कार्यफलन में संबंध निकल के आ चुका है। तो हमने यहां तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब बढ़ता हूं मैं आप सभी प्यारे भाई बहन को लेके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 8वां और 9वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं बुक 2 के बारे में बात कर रहा हूं। जो हमारी भौतिकी भाग 2 होती है, वो भी 35 नंबर की होती है। तो हमें बुक 2 में भी कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास केवल 4 महीने हैं। हम केवल बुक 1 से 35 नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि
कि टॉपर बन जाएंगे। बुक 2 जो होती है वो बहुत आसान होती है और बुक 2 को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा जब आप लोग बताओगे। और आपके वन शॉट भी स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से। अगर यहां पर एक स्मार्ट बोर्ड आता है तो अगर यहां पर आप लोग मेरी मदद करके स्मार्ट बोर्ड खरीदवाओगे तो मैं यहां पर 1 सितंबर से एक बेहतरीन वन शॉट सीरीज लाऊंगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की होगी। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से शुरुआत करूंगा और बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, मतलब कंप्लीट कराऊंगा। पहले चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, वन शॉट के थ्रू कराऊंगा। तो उसके लिए आपको आना है, जुड़ना है 1 सितंबर से, ठीक है। तो अब हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए व हाइड्रोजन का मान बताइए। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान बताओ। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। मतलब मेरे पास कोई परमाणु है और उस परमाणु को मैं आयनित करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो मुझे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वही कहलाती है हमारी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि किसी परमाणु को, मतलब मेरे पास कोई परमाणु है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन का परमाणु हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, हीलियम का हो सकता है, किसी का भी परमाणु हो सकता है। तो मेरे पास किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को, मतलब बाहर से जो ऊर्जा लग रही है उसको आयनित करने के लिए, उसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा। उदाहरण के लिए मैं हाइड्रोजन को लेता हूं तो हाइड्रोजन के लिए इसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए इसका आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप लोग याद रखना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखना इस चीज को, एग्जाम तक याद रखना है। आज याद करना, कल भूल जाना, ऐसा नहीं करना है। आपको एक सुपर इंटेलिजेंट बनना है, एक टॉपर बनना है, तो आपको एग्जाम तक याद करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इनको रख लो स्क्रीनशॉट करके। अब बात करूंगा 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर क्या है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा, बंधन का मतलब बांधना। ये बंधन है मेरे पास, ये बंधन है मेरे पास, तो बंधन का मतलब क्या होता है? बांधना। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है? अब नाभिक क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में नाभिक के अंदर होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, आपस में नाभिक के अंदर हैं, तो इनको अलग अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। याद रखना क्या है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है। मतलब बंधन ऊर्जा का मतलब नाभिक को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। बिल्कुल साधारण भाषा में सीखो कि क्या है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा, मतलब बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा है जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन को परस्पर अलग अलग करने के लिए, मतलब इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, मतलब दोनों को तोड़ दो, दोनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, नाभिक उतना स्थायी होगा। मतलब अगर मेरी नाभिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, अगर मेरी बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ज्यादा बाह्य ऊर्जा लगेगी ताकि मुझे तोड़ सके, मेरा स्थायित्व तोड़ सके। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी बंधन ऊर्जा, उतना ज्यादा उस परमाणु का स्थायित्व होगा। अगर कम ऊर्जा लगेगी तो जल्दी टूट जाएगा, मतलब नाभिक का स्थायित्व कम होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि बंधन ऊर्जा और परमाणु के स्थायित्व में क्या संबंध होता है। तो बिल्कुल साधारण संबंध क्या होता है कि जो हमारे पास नाभिक का जो स्थायित्व होता है, जो हमारा नाभिक है, उस नाभिक का जिसकी जो बंधन ऊर्जा है, जितनी उसमें जो बंधन ऊर्जा लगेगी वही उसका स्थायित्व होगा। मतलब जितनी ज्यादा ऊर्जा दोगे, जितनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी वही उसका स्थायित्व होगा। तो इसी तरीके से आपने समझे बहुत सारे क्वेश्चंस को। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, यहां पर सच बता रहा हूं, मैं पिछले 3 घंटों से लगातार पढ़ा रहा हूं। इस व्हाइट बोर्ड पे लिखने मिटने में बहुत मेहनत जाती है, तो एक लाइक जरूर करना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं?
और इसकी शर्तें भी लिखने को कभी कभी आती हैं, तो आपको शर्तें भी मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। इसको मैं इसका डिटेल्ड लेक्चर कब से लेके आऊंगा, तो डिटेल्ड लेक्चर आपके आएंगे 1 सितंबर से, आपके डिटेल में लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत भीड़ भाड़, जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ मेले में गए, आप कभी मेले में गए हो तो मेले में भीड़ भाड़ होती है, बहुत कम भीड़ भाड़ होती है। तो मेले नुमाइश में जाते हो तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो उसको बोलते हैं सघन माध्यम। या आप कभी ऐसी जगह पे गए हो जहां पर कोई भीड़ ही ना हो, तो उसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो वही है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब मेरे पास सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। मतलब मेरे पास जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, पहली शर्त यह है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक आए, दूसरी शर्त यह है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें लिखिए। क्या लिखोगे, जो मैंने बताई अभी भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें लिखिए, यहां से हो जाएंगे। क्या शर्त है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो हमारा आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो इसमें यही है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिससे प्रकाश किरण जो होती है वो पूर्ण रूप से उसी दिशा में वापस आ जाती है, यानी कि सघन माध्यम में दोबारा आ जाती है। मतलब उसका पूर्ण रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसको इस घटना को बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, इसकी शर्तें में पता होनी चाहिए कि ये कैसे होती है। उसके बाद हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। हमें अपवर्तक दूरदर्शी हमारे पास होता है और एक हमारे पास होता है परावर्तक दूरदर्शी। तो हमें परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता क्या है कि यह अत्यधिक चमकीला होता है, मतलब बहुत ज्यादा चमकदार, ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। उसके बाद इसमें वर्ण विथपन का दोष नहीं होता, यानी कि इसमें जो कलर होते हैं वो फटते नहीं हैं, मतलब कलर जो है बहुत ज्यादा फटते नहीं है, बहुत झिलमिलाते नहीं है। इसमें जो कलर होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देते हैं, यानी कि इनमें वर्ण विथपन का दोष बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या क्लास में मजा आया या नहीं, क्लास को एंजॉय किया या नहीं? अगर आपको क्लास में अच्छी लगी हो क्लास, अगर एंजॉय किया हो, अगर आपको मजा आया हो, तो प्लीज मेरे सभी छोटे भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जुड़ो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट बोर्ड खरीदने में मदद करो, तभी ये हमारा सपना पूरा हो सकता है, तभी हम अपने वन शॉट्स को ला सकते हैं, और तभी आपको जो टॉपर बनाया जा सकता है, तभी हम आपको उस जगह तक पहुंचा सकते हैं, तभी हम आपको डीएम ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। और जो 21,000 रुपए की जो चेक आपको मिलनी है, आपके गले में जो माला डाले जाएंगे, आपको गले में चेक मिलेगी, आपको चेक दी जाएगी, आपके पापा को माला डाली जाएगी, आपके घर में मीडिया आएगी, उस दिन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, आपका अखबार में नाम आएगा। कैसा लगता है? देखो ऐसा लगता है जब अखबार में नाम आता है, कितना मतलब उस दिन की फीलिंग सोचो, जब अखबार में नाम आएगा। मैं उस दिन के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।